नमस्कार साथियों। अब पिछले वीडियो का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, फिर उसके बाद हम लोग इसमें फिजिक्स में एंट्री लिया और फिजिक्स में देखे हम लोग। वैसे तो 10th क्लास को बेस मानना है, और क्योंकि हम लोग 10th की तैयारी भी कर रहे हैं, तो 10th क्लास को बेस मानते हुए यदि हम 10th के फिजिक्स को सामने रखेंगे तो 10th के फिजिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है, यदि हम चैप्टर की बात करेंगे तो यहाँ देखिए हमने कंटेंट को पहले से लिख रखा है। कंटेंट यानी विषय सूची जो है पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन। पहला जो चैप्टर है इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन को। और दूसरा जो चैप्टर है यह है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरे चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बैठ जाओ आराम से बैठ करके देखो। तो यहाँ पर बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि सर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो ध्यान से समझना है इस बात को कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बस कुछ चीज का अंतर है, कुछ में भी क्या, बस यहाँ पर एल और ये आर ए का। और ये ध्यान में रखना है कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। तो यही ध्यान रखना है। और यदि हम एनसीईआरटी के पुस्तक की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में या बिहार बोर्ड का जो बीटीसी बुक है उसमें एक ही में दोनों चैप्टर है, यानी प्रकाश का जो ये दोनों चैप्टर है, यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों एक ही चैप्टर में है। तो ध्यान रखेंगे हम इस बात का कि प्रकाश का पहला जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए तीसरे चैप्टर की बात करेंगे। तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र का। मानव नेत्र का मानव नेत्र से जुड़ी बातें करेंगे हम लोग इसमें। वैसे भी हमारे शरीर में 5 सेंसेस ऑर्गन है, यानी जिसमें आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आता है। तो इस 5 सेंसेस ऑर्गन में हम लोग एक आंख ही ऐसा है जिसको बायोलॉजी में ना पढ़ करके फिजिक्स में पढ़ा जाता है, क्योंकि फिजिक्स का यहाँ एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग अपवर्तन में पढ़ेंगे। फिजिक्स का टॉपिक है लेंस का, और वो लेंस हम सबको पता है कि मानव नेत्र में भी लेंस का प्रयोग होता है, या मानव मानव नेत्र में भी लेंस है, नहीं, जिसको उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसीलिए ये मानव नेत्र का जो टॉपिक है ये आपको बायोलॉजी में ना दिख करके फिजिक्स में दिख रहा है, मानव नेत्र। और इसी में चैप्टर में है वायुमंडलीय अपवर्तन। ये वायुमंडलीय अपवर्तन की कौन सी घटना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होने वाली जो कुछ घटनाएं हैं इस ब्रह्मांड में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा है यहाँ वर्ण विक्षेपण, ये अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ह्यूमन आई, मानव नेत्र ह्यूमन आई। दूसरा वायुमंडलीय अपवर्तन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और तीसरा जो है इसी में वर्ण विक्षेपण कलर डिस्पर्सन। इन तीनों बिंदुओं पर हम लोग इस तीसरे चैप्टर में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी में यहाँ से ये दूसरा चैप्टर हो जाता है। वैसे भी यदि बात करेंगे तो ये 3 चैप्टर, जो पहला जो 3 चैप्टर है फिजिक्स का, ये तीनों चैप्टर प्रकाश से मिलता जुलता है और ये प्रकाश का ही चैप्टर है। और इस 3 चैप्टर के बाद चौथा चैप्टर की बात करेंगे तो चौथा चैप्टर आपका विद्युत धारा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। 5वां जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और छठा जो है ये ऊर्जा का स्रोत है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो यानी हम लोग कंटेंट के विषय में समझ गए कि किस चैप्टर में कौन से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसमें हम लोग एंट्री लेते हैं और देखते हैं कि इसमें नाम ही है चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हुआ, और सबसे पहले जो ये शब्द है प्रकाश, ये क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग इस शब्द को समझेंगे कि आखिर प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, सबसे पहले हम लोग इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो मिनट के लिए रोक दो। चलिए
तो समझिए कि प्रकाश का जो पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रकाश क्या है। यानी प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। अब सवाल है कि प्रकाश है क्या चीज। तो प्रकाश के बारे में भी अलग अलग भौतिक विदों का अलग अलग मतलब है, यानी अलग अलग उनके द्वारा दिया गया परिभाषा है। कि किसी ने कहा तरंग है, किसी ने कहा छोटे छोटे कण हैं। तो देखते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम एक डेफिनेशन यहाँ लिखे हैं। प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग, देख लीजिए ध्यान से देखिए, इसमें हमने दोनों चीज को इंक्लूड किया है कि प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, देख लीजिए वेव के रूप में। यानी प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का एक खासियत क्या होता है, नाम सुने होंगे आप लोग, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है कि टेढ़ा मेढ़ा रेखा में चलता है, लेकिन हम सबको पता है कि प्रकाश जो है ना वो सीधी रेखा में गमन करती है, और जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो ये अनुदैर्ध्य तरंग भी है। यानी प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग है जो उष्मा ऊर्जा, इस बात को नोट कीजिए, उष्मा ऊर्जा, यानी प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग है जो उष्मा ऊर्जा का वृहत मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, वृहत मतलब बड़ा, वृहत और प्रत्यक्ष स्रोत है। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, यानी सामने, सबको पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है। यानी प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग है जो उष्मा ऊर्जा का वृहत और प्रत्यक्ष स्रोत है। यानी एक डेफिनेशन तो हमको मिल गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग है जो उष्मा ऊर्जा का बहुत बड़ा और प्रत्यक्ष स्रोत। लेकिन इसके अलावा भी यदि हम अपने मन से भी परिभाषा अगर हम इस प्रकाश का संजोना चाहेंगे तो वास्तव में अंधकार की अनुपस्थिति को भी तो प्रकाश कह सकते हैं। वास्तव में अंधकार जहां नहीं हो उसे ही तो प्रकाश कहेंगे। जरूरी नहीं कि वहां पर हम लोग को दिखना चाहिए कि सूरज का रोशनी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अर्थात सूरज का प्रकाश पहुंच रहा है कि नहीं, लेकिन ये ज्ञात होना चाहिए हम सबको कि रिफ्लेक्शन के माध्यम से, यानी ये जो रिफ्लेक्शन आप जो पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन के माध्यम से प्रकाश हर जगह पहुंच पा रहा है, और जहां नहीं पहुंच पा रहा है वहां अंधकार होगा। और ऐसा इसलिए कहा गया कि अंधकार के अनुपस्थिति को ही प्रकाश कहते हैं। चलिए यहाँ एक और परिभाषा छोटा सा लिखा हुआ है कि प्रकाश वह कारक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम दृष्टि की अनुभूति करते हैं। इसमें था कि प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग है जो उष्मा ऊर्जा का वृहत और प्रत्यक्ष स्रोत है। और इसमें क्या है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम दृष्टि की अनुभूति करते हैं, मतलब हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। सीधा सीधा मतलब है कि हम प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय जो सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर बात करेंगे। प्रकाश के केवल कुछ प्रमुख गुणों को ही व्याख्या कर पाता है। यानी इसका जो विद्युत चुंबकीय, देख लीजिए यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग है, इस आधार पर बात करेंगे कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के केवल कुछ प्रमुख गुणों की ही व्याख्या कर पाता है, जिसमें आपका देख लीजिए पहला है परावर्तन का, दूसरा अपवर्तन का, तीसरा सीधी रेखा में चलने का, और अगला है विवर्तन, फिर अगला है व्यतिकरण एवं ध्रुवन। इन सारे पदों की व्याख्या इस विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है, और ये इनकी व्याख्या करता है परावर्तन का, अपवर्तन का, सीधी रेखा में गमन करने का, विवर्तन हो, व्यतिकरण हो और ध्रुवन हो। ठीक है, तो अब आगे देखिए, एक हम सिद्धांत को यहाँ लिखे हुए थे कि जब इतनी सारी बातों के समझने के बाद हम लोग देखें कि अलग अलग तरीका से प्रकाश का परिभाषा बनाया जा सकता है। अब हम यहाँ पर ये चीज देख ले रहे हैं कि यानी इसके लिए कुछ सिद्धांत भी अलग अलग वैज्ञानिक तो अगर बात बताए हैं प्रकाश के बारे में तो अलग अलग सिद्धांत भी दिए होंगे। तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, एक हम सिद्धांत लिखे हैं, इसको कहते हैं फोटॉन सिद्धांत। बार बार बच्चों के समझ में भी नहीं आता है ये चीजें कि मतलब सर प्रकाश जो चल रहा है
या प्रकाश जो गमन कर रहा है तो वो किस रूप में है, तो उसके लिए एक फोटॉन सिद्धांत आया। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने 1905 में ही एक सिद्धांत दिए जिसको कहा गया प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत। प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत जो दिए, इसके अनुसार क्या लिखा हुआ है यहाँ देख लीजिए कि आइंस्टीन के फोटॉन सिद्धांत के अनुसार, देखिए, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, देख लीजिए, या पैकेटों, यानी प्रकाश जो है ये ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल है, यानी छोटा छोटा टुकड़ा है। और टुकड़ा कहने का मतलब यहाँ देखिए उसी का छोटे छोटे टुकड़े का पैकेट्स बना हुआ है और उसी के रूप में ये चलता है, यानी फोटॉन सिद्धांत के अनुसार उसी चीजों को यहाँ भी लिखा गया है। प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। इसके अलावा और अगर हम आइंस्टीन की बात करेंगे तो आइंस्टीन में यही है, प्रकाश जो है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में या पैकेट्स के रूप में चलते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश का जो किरण है वो फोटॉन किरणों के रूप में यहाँ पृथ्वी तक पहुंचती है। चलिए, अब इतनी बातें हुई तो इसके बाद प्रकाश के चाल भी तो हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि प्रकाश के चाल से भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो फिर यदि अलग अलग माध्यम की बात करेंगे, क्योंकि प्रकाश की चाल हो या किसी भी चीज की चाल हो, तो हम लोग जैसे जैसे माध्यम बदलेंगे तो हम लोगों का भी चाल में बदलाव आ जाता है। यदि जैसे मान के चलिए हम हवा में चल रहे हैं, यानी कि सड़क पर चल रहे हैं और हवा का प्रतिरोध हमारे साथ आ रहा है, तो फिर वहां पर हमारी गति कुछ और होती है। फिर यदि हम पानी में चलना शुरू करें तो वहां पर हमारी गति कुछ और होती है। ठीक उसी तरह से भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की भी चाल अलग अलग होगी, जिसमें सबसे पहले देखिए निर्वात या हवा की बात करेंगे। और निर्वात की बात करेंगे तो निर्वात में, निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है खाली माध्यम, एकदम बिल्कुल, जहां पर हवा भी ना हो। तो हवा भी ना हो तो वहां पर इसका जो चाल है 2.98 या डायरेक्ट भी कहेंगे 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पर जब 2.98 हो जाता है तो हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का मान लगभग लगभग बराबर ही है, इसीलिए निर्वात हो या हवा हो, इस दोनों में प्रकाश की चाल को माना जाता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी की बात करेंगे तो पानी में 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच की बात करेंगे तो कांच में 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वैसे अब कांच में अलग अलग तरीका के कांच होते हैं, तो इसमें 1.8 से लेकर के 2.5 तक भी इसका मान आएगा, लेकिन 1.8 से लेकर के 2.5 जो आया, इसीलिए इसका औसतन मान रख दिया गया 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बीच में आ गया तारपीन का तेल 2.04 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद रॉक साल्ट एक आया, इसका है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकाश की चाल है। फिर और भी माध्यम में जाएंगे तो अलग अलग होगा, जैसे नायलॉन में अलग है। तो इसी तरह से ये विभिन्न अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग हुई। अब अगर बात करेंगे तो कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। वैसे तो चंद्रमा, हम सबको पता है कि चंद्रमा के पास प्रकाश है नहीं, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसके अलावा वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है, वैसे चैप्टर तो हम लोग रिफ्लेक्शन का ही पढ़ रहे हैं, तो चंद्रमा पर जो रिफ्लेक्शन होता है, वही चंद्रमा पर रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पर उस चंद्रमा का प्रकाश आता है, यानी चमक आता है। जिस तरह से बचपन में हम सब एक प्रयोग किए होंगे, खाना खाने के बाद थाली को घर में चमकाते होंगे, तो ठीक उसी तरह से चंद्रमा के पास भी कोई प्रकाश है नहीं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और उसका चमक जो है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। तो अब देखते हैं हम लोग प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक, यानी प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 499 सेकेंड, यानी 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है।
लेकिन नॉर्मली ऐसे याद रखा जाता है कि 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, लेकिन एग्जैक्ट मान ये है 8 मिनट 20 सेकेंड जो है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है। अब सवाल ये है कि सर सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में इतना समय लगता है, फिर सर दूरी क्या होगा? तो दूरी की बात करेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करेंगे तो वहाँ 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है। अब उसके बाद अगला है, जबकि चंद्रमा से परावर्तित, देखिए यहाँ हम लिख भी दिए हैं कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश, परावर्तित क्यों आया? क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और वहां से रिफ्लेक्शन होकर के यानी परावर्तित होकर के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड, यानी कभी कभी ऐसा भी बुक में हम लोग देख लेते हैं, मिल जाता है 1.3 सेकेंड। तो ये भी आपका सही है क्योंकि 28 का मतलब लगभग 3 हो ही गया, तो यानी 1.28 सेकेंड का समय लगता है। तो ये हो गई प्रकाश के भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, और उसके बाद सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में कितना समय लगता है, फिर चंद्रमा से परावर्तित किरणें जो है उसको यहाँ तक आने में कितना समय लगता है। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए सर्वप्रथम अंग्रेज भौतिकविद एवं गणितज्ञ न्यूटन, नाम तो सुने ही होंगे न्यूटन। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा की थी न्यूटन साहब के बारे में, पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन साहब है। और न्यूटन साहब के बारे में चर्चा करें तो फिर फिजिक्स की याद आ जाती है, पूरी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के जनक उन्हीं को कहा जाता है, सर आइजैक न्यूटन साहब को। और सेब वाला प्रयोग तो सबको याद होगा कि इसके बगीचा में बैठा हुआ था और सेब गिरा, तो सेब गिरने के बाद जो है इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का भी खोज कर दिया, तो वही है न्यूटन साहब। ये न्यूटन साहब ने क्या बताया देख लीजिए कि सबसे पहले ये 3 कथन आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। सबसे पहले, इससे भी पहले हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कथन हम लोग देखे थे और कथन के आधार पर एक सिद्धांत दिए थे, फोटॉन सिद्धांत। तो सूर्य का प्रकाश जो है या प्रकाश जो है वो फोटॉन किरणों के रूप में इस पृथ्वी तक पहुंचता है, ये कहना था अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का। और उसी प्रकाश के बारे में न्यूटन साहब का क्या कथन है ये भी समझ लीजिए। पहला है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम एग्जैक्ट बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखे हुए भी थे अनुदैर्ध्य तरंग, और अनुदैर्ध्य तरंग जब भी होगा तो वो सीधी रेखा में ही गमन करेगी और अनुप्रस्थ तरंग टेढ़ी मेढ़ी रेखा में जाएगी। यानी यहाँ से ये चीज सही हो रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये किनका कहना था? न्यूटन साहब का, याद रखना पड़ेगा। न्यूटन साहब का ये कहना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, यानी छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है देख लीजिए, तीसरा श्वेत प्रकाश। अब ये श्वेत प्रकाश किसको कहा गया? श्वेत प्रकाश वैसे कहते हैं कि सभी 7 रंगों से बने प्रकाश को, या 7 रंग ही क्यों, यानी जितने भी रंग हैं, मूल कलर तो हम सबको पता है कि प्राइमरी कलर की बात करेंगे तो 3 ही प्राइमरी कलर है, लेकिन फिर भी 7 रंगों को हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं। तो सभी 7 रंगों से बना जो कलर होगा वही कलर श्वेत होता है। यानी श्वेत प्रकाश सभी 7, यहाँ लिखा हुआ भी है देख लीजिए, इनके कथन के अनुसार श्वेत प्रकाश सभी 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। यानी इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे, श्वेत प्रकाश सभी 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। अब ये 3 बिंदु पर चर्चा हो गई कि यानी भौतिक विज्ञानी जो है, भौतिकविद और गणितज्ञ जो हैं न्यूटन साहब, इनका 3 कथन था। इन तीनों कथन को आप लोग समझ गए। आगे है कि एक डच वैज्ञानिक भी इस पर कुछ बोले। वैसे तो अभी पहले भी हम लोग चर्चा किए कि जब भी प्रकाश की बात आएगी तो उसमें कई सारे वैज्ञानिक हैं जो अपना अलग अलग कथन दिए, लेकिन फिर भी जो कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का है बस हम लोग उसकी चर्चा की। अभी एक डच भौतिक शास्त्री भी हैं, इनका ये हाइजेन साहब, इनका कहना है कि प्रकाश तरंगों से बना है। प्रकाश
तरंगों से बना है। देख लीजिए, हम लोग यहाँ भी रखे हैं, यानी उन दोनों की चीजों को हम लोग यहाँ पर परिभाषा में रखे हैं। प्रकाश हुआ विद्युत चुंबकीय तरंग। देख लीजिए, डच भौतिक विज्ञानी, भौतिक शास्त्री हाइजेन का कहना है कि प्रकाश तरंगों से बना है। तो देखिए, वह विद्युत चुंबकीय तरंग। और न्यूटन साहब का क्या कहना था कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है और ये सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। तो यहां तक आपको समझ में आ गई। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, ताकि हम पहले आपको स्क्रीनशॉट हम थोड़ा सा बताने के क्रम में इस पर थोड़ा ज़्यादा घुस देते हैं। तो इसके लिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें कि सर हमें स्क्रीनशॉट दीजिए, तो हम इसका स्क्रीनशॉट आपको लेने का मौका देंगे और उसके बाद आप इसको आराम से अपने कॉपी पर उतारेंगे। कॉपी पर उतारने के बाद ठीक ढंग से पढ़ाई करेंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी समझ में नहीं आ रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो फिर मन लगा करके आगे की तैयारी कीजिए। देखिए, अब प्रकाश के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम देखते हैं कि प्रकाश स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ लाइट या लाइट सोर्सेस की बात करते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है। अगर हम प्रकाश स्रोत की बात करेंगे, प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत क्या है? स्रोत का मतलब क्या होता है? सोर्स, अंग्रेजी में तो सोर्स बोलते हैं। सोर्स का मतलब हुआ कि जहां से ये उत्सर्जित हो रहा होगा, यानी प्रकाश स्रोत का मतलब हो गया कि जहां से प्रकाश निकल रहा होगा, यानी वह वस्तु या पिंड जहां से प्रकाश निकल रहा हो, यानी उत्सर्जित हो रहा हो। जहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा होगा उसको ही प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकाश स्रोत वैसे दो तरह के हो सकते हैं। प्रकाश स्रोत की बात करेंगे तो प्रकाश स्रोत दो तरह के हो सकते हैं। पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। पहला का क्या नाम बोलेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब आप सब भी बता सकते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है। सबको ज्ञात होगा, अगर अपने आसपास में भी देखेंगे तो हमको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो उष्मा ऊर्जा का स्रोत है उसका नाम है सूर्य। तो याद कीजिए कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत की बात करेंगे तो उसमें सब पहले आएगा सूर्य। सूर्य है, तारे हैं, जुगनू, ये सब जो है ना प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। इसके अलावा यदि हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत की बात करेंगे तो सबके घर में होता है। विद्युत बल्ब है, लालटेन, लैंप, मोमबत्ती और भी बहुत सारे हैं। ये सब मानव निर्मित स्रोत हुए, यानी मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि यदि हम थोड़ा सा बुक की ओर जाएंगे तो उसमें दीप्तिमान यानी प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, ल्यूमिनस बॉडीज क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि यानी प्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त, एक शब्द है प्रदीप्त, एक शब्द है अप्रदीप्त, और एक शब्द है आत्मदीप्त। देख लीजिए, प्रदीप्त को अंग्रेजी में कहेंगे लुमिनियस बॉडी, या लुमिनियस थिंग्स के हैं, बॉडीज के हैं, बॉडी। और दूसरा है नॉन लुमिनियस, और तीसरा है सेल्फ लुमिनियस। देखिए, वैसे भी यदि बात करेंगे तो दो तरह की वस्तुएं हैं, दो तरह का पिंड है। पहला है प्रदीप्त पिंड और दूसरा है अप्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त पिंड का मतलब हुआ कि जहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रही होगी,
यानी जहां से बिना लौ दिए प्रकाश उत्सर्जित होने लगे उसको ही हम लोग प्रदीप्त पिंड कहेंगे। और अप्रदीप्त का मतलब हुआ कि जिसको हम प्रकाश देने के जिसको हम अलग से कोई एनर्जी दें फिर भी वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, तो ऐसे पिंड को हम लोग अप्रदीप्त पिंड कहेंगे। यानी अप्रदीप्त पिंड का मतलब ही हो गया कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, यानी जहां से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं हो। तो अब जरा सोचिए कि अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, तो इसमें जितना भी है इसका उदाहरण प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का यही उदाहरण तो उठ करके इसमें आ जाएगा प्रदीप्त में। प्रदीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त पिंड जो है इसका तो वही सब उदाहरण हो जाएगा। और दूसरा जो अप्रदीप्त है, यदि आप ईंट को जलाएंगे तो ईंट जलेगा क्या? क्या उष्मा ऊर्जा देगा हमको? इसके अलावा पत्थर को जलाइए, कुछ देगा? तो ये सब नॉन लुमिनियस बॉडीज हो गया। एक शब्द आया कि आत्मदीप्त पिंड क्या होता है, सेल्फ लुमिनियस बॉडीज क्या होता है। सेल्फ लुमिनियस का मतलब क्या होता है? यानी आत्म यानी क्या? अपने आप। सेल्फ का मतलब अपना, स्वयं होता है, स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसको कोई हम अपने से उष्मा ऊर्जा नहीं भी देंगे तो वो सब क्या करेगा? अपने से प्रकाश उत्सर्जित करेगा। जरा देखिए तो सूर्य, तारे और जुगनू ये सब आत्मदीप्त वस्तु का भी उदाहरण होगा। सूर्य, तारे, जुगनू, इसको हम लोगों के किसी भी प्रकार के उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता इसको नहीं है, ये आत्मदीप्त पिंड के उदाहरण है। तो हम लोगों ने इधर ये भी देखा कि प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के हैं? पहला देखे हम लोग, दो प्रकार के वैसे प्रकाश स्रोत, पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और इसमें देखिए प्रदीप्त पिंड, अप्रदीप्त पिंड और आत्मदीप्त पिंड में प्रदीप्त पिंड हो गया लुमिनियस बॉडीज, यानी इसमें ये जो है प्रकाश उत्सर्जित करेगा, इसको जलाने पर ये जलेगा और उत्सर्जित प्रकाश उत्सर्जित करेगा। इसको जलाने पर ये जलेगा भी नहीं और प्रकाश भी उत्सर्जित नहीं करेगा, जैसे ईंट, पत्थर। इसका उदाहरण तो अभी तुरंत हम लोग देखे, सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत बल्ब, लालटेन, लैंप, मोमबत्ती, ये सब है। और आत्मदीप्त में क्या बताया गया कि सूर्य, तारे और जुगनू यानी जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करते होंगे। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के गमन करने के दृष्टिकोण से कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि आप सब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि प्रकाशीय दृष्टिकोण से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रकाश के गमन करने के दृष्टिकोण से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो बचपन से ही पढ़ाई जाती है, अब तो 6 क्लास में भी है, 5th में भी छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बाद पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। वैसे वास्तव में ऐसे भी देखिए हम लोग भी इंग्लिश में बोलते हैं, गाँव घर में भी लोग बोलते हैं किसी चीज के आर पार अगर प्रकाश चल गया, कहता है देखिए ट्रांसपेरेंट छो। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब ही होता है पारदर्शी, यानी जिससे प्रकाश की किरण आर पार आसानी से हो जाए। दूसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी को अंग्रेजी में नॉन ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। नॉन ट्रांसपेरेंट, इसके अलावा ओपेक भी बोला जाता है इसको, OPAQUE, ओपेक भी बोला जाता है। और तीसरे की बात करेंगे, तीसरा है पारभासी। तीसरा है पारभासी, इसको अंग्रेजी में ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो 3 नाम हम लोग देखे, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ध्यान से समझना है, आप सबको भी समझना है ध्यान से। हाँ, तो देखिए पहला जो पारदर्शी है, पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी का मतलब है कि जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, वह पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसी को कहेंगे पारदर्शी। और पारदर्शी का अब परिभाषा भी लिखना हो, बोल रहे हैं तो इसमें भी नोट करना है, यदि किसी को नोट भी करना हो तो ये छोटा छोटा परिभाषा स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि यदि स्क्रीनशॉट में चाहिए
तो आप हमको पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो फिर हम उसको अच्छी तरीक़ा से लिख लेंगे और लिखने के बाद आपको हम स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका देंगे। तो अभी फिलहाल हमको समझाना है इस चीज़ को, तो आप आराम से देखिए, समझ लीजिए। और वैसे भी अगर आप समझ गए तो परिभाषा तो अपने हाथ की बात है, अपने हाथ से भी हम बना सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं परिभाषा को। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ का मतलब हो गया कि वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, यानी प्रकाश का आर पार हो जाना, यानी प्रकाश जिस माध्यम से या जिस भी पदार्थ से एक ओर से दूसरे ओर चले जाए उसको ही हम लोग पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी का उदाहरण बताइए। पारदर्शी का उदाहरण क्या सब होगा? कांच। देखिए यदि हमारे आंख में भी लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? और जूम करें तो ये कांच जो है ना, इस कांच से आर पार हो रही है प्रकाश की किरण। यही कारण है कि हमारे आंख को भी आप आसानी से देख पा रहे हैं और हम भी आपको आसानी से देख पा रहे हैं। कांच होगा। और कोई उदाहरण? पानी पारदर्शी होता है, पानी के आर पार भी हम देख सकते हैं। और इसके अलावा और कुछ अगर आप जानते हैं तो उसको फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। हवा, हवा भी पारदर्शी है, क्योंकि हवा के जरिए अगर मान लीजिए हमारे और आपके बीच में यहाँ तो कुछ न कुछ नहीं है, तो हवा तो जरूर है, लेकिन हवा में भी हम लोग आर पार देख पा रहे हैं। हवा, ये सब क्या है? किसका उदाहरण है? पारदर्शी का उदाहरण है। इसके अलावा और भी अगर आप जानते हैं तो फटाफट आप हमको बताइए लिख करके। हम आपके लिए यहाँ ETC का ऑप्शन छोड़ चुके हैं। चलिए अब दूसरा देखिए। दूसरा क्या है? अपारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट या ओपेक। ये नॉन ट्रांसपेरेंट क्या होता है? नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हुआ कि इसका जो परिभाषा है इसको सीधा ये उल्टा कर देगा। यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब एक ओर से दूसरे ओर प्रकाश जाएगा, और नॉन ट्रांसपेरेंट या अपारदर्शी पदार्थ में प्रकाश एक ओर से दूसरे ओर बिल्कुल नहीं जाएगा। जैसे इसका उदाहरण यदि बात करेंगे, कोई भी उदाहरण लीजिए। क्या ये बोर्ड, ये बोर्ड के इस पार से उस पार प्रकाश जाएगा? तो नहीं। ये बोर्ड किसी न किसी चीज का बना, मान लीजिए लकड़ी। क्या लकड़ी के आर पार प्रकाश जाएगा? ईंट, पत्थर, ये सबसे प्रकाश आर पार जाएगा? नहीं जाएगा। आपका पुस्तक क्या जाएगा? ये सबसे प्रकाश एक ओर से दूसरे ओर। इसके अलावा भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर अपारदर्शी का उदाहरण ये भी हो सकता है, तो हमें खुशी मिलेगी कि कम से कम बच्चे को समझ में आ रही है। चलिए अब तीसरा देखिए। तीसरा पारभासी है। पारभासी का मतलब क्या होता है? यानी पारदर्शी में हम लोग देखें कि आर पार हो गया प्रकाश, अपारदर्शी में देखें कि आर पार नहीं हुआ, और पारभासी में क्या होगा? तो पारभासी में होगा कि धीरे धीरे प्रकाश, यानी प्रकाश का आंशिक हिस्सा क्या होगा? प्रकाश का आंशिक हिस्सा। आंशिक का मतलब थोड़ा बहुत, हल्का फल्का प्रकाश एक छोर से एक ओर से दूसरी ओर चल जाएगा। यानी प्रकाश का जो है आंशिक हिस्सा, जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश का आंशिक हिस्सा ही आर पार हो पाता है, उसको कहते हैं पारभासी, यानी ट्रांसल्यूसेंट। इसका उदाहरण यदि हम देखेंगे तो इसका उदाहरण क्या सब होगा? तो आपका रक्त जो है ना वो पारभासी है। इसके अलावा ये घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, कुहासा। क्या कुहासा में हम सब कुछ को सही से देख पाते हैं? नहीं ना, तो कुहासा भी इसका उदाहरण हो। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि आप सबको पता हो या आप इस चीज को समझे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए इस सब का उदाहरण, सबका एक्स्ट्रा उदाहरण लिख लिख करके आप भेजिए, ताकि हमको भी लगेगा कि आपको हम जो समझा रहे हैं आपको कुछ समझ में आ रहा है। इसके अलावा यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित ही आप इस वीडियो को देख करके अपने अध्ययन को, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, बिहार बोर्ड की जो तैयारी चल रही है आपकी, हम पूरा टीचर्स टीम, हमारे जो LM इंस्टीट्यूट के जितने भी टीचर्स टीम हैं, हमारा प्रयास भी जारी रहेगा कि हम सारे सब्जेक्ट की को जो है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतारें, और सबका क्लास हम बारी बारी से आपको देंगे। और अभी तो फिलहाल फिजिक्स का क्लास स्टार्ट है, फिजिक्स होगा, फिर एक चैप्टर पहले फिजिक्स हम लोग पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो है
बायोलॉजी का भी स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर यानी छठ के बाद तक हम लोग जो है आगे की मतलब आगे जितना भी आपका सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट का पढ़ाई इस पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए हमारा वीडियो।